I'm Dr. D.C. Goswami. I'm going to discuss one of the most important aspect of geography, that is map study, या जिसे हम कहते हैं नक्शे का अध्ययन। कैसे इसकी व्याख्या करें और कैसे इसको समझें, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। भूगोल को समझने के लिए और पूरे विश्व को समझने के लिए हम लोग बहुत से साधनों का उपयोग करते हैं। ये संभव नहीं है कि हम लोग पूरे विश्व का भ्रमण करें, पूरे विश्व में अवस्थित जितनी भी चीजें हैं, जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक हों, चाहे वो अन्य किस्म के हों, उनको देख पाना संभव नहीं है और समझना भी इतनी आसानी से संभव नहीं है। इस समस्या को सुलझाने के लिए, इसका निदान करने के लिए मॉडलों का उपयोग किया जाता है, जो उन संसाधनों या उन वस्तुओं या उन आकृतियों के प्रतिरूप होते हैं। ठीक इसी तरह भूगोल में भी हम विभिन्न तरह के टीचिंग एड्स का उपयोग करते हैं, जिनमें ग्लोब सबसे प्रमुख एक मॉडल है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो आकार एक स्फेरिकल शेप में है, स्फेरिकल शेप है। इसका अध्ययन करने के लिए निश्चित तौर पे हमें इसकी बहुत सी विशेषताओं को समझना होता है, और उन विशेषताओं को समझने के लिए हम पूरे पृथ्वी के आकार को ग्लोब के माध्यम से समझते हैं, और 3 डायमेंशनल वे में ग्लोब से हमको जानकारी मिलती है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ऊंचाई के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि ग्लोब एक ऐसा साधन है जिसमें पूरे विश्व को दर्शाया जाता है, और पूरे विश्व में उपलब्ध जितने भी महाद्वीप, द्वीप, समुद्र, सागर, महासागर, सबका इसमें दिखाने का प्रयास किया जाता है। ये ग्लोब जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, और उसमें पूरे विश्व के विभिन्न महाद्वीप, द्वीप और सागर प्रदर्शित किए गए हैं। इसके माध्यम से हम किसी एक स्थान पर बैठे हुए पृथ्वी के अवस्थित किसी भी नगर, द्वीप, महाद्वीप, देश, समुद्र को समझ सकते हैं। ग्लोब के उपरांत मैप या नक्शा एक प्रमुख साधन है, जिसको हम देखते हैं और जो उस क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात हम पृथ्वी के किसी भी भाग को एक पैमाने के माध्यम से एक सपाट कागज पर प्रदर्शित करते हैं, और पैमाने के द्वारा उस प्रदर्शित भाग की दूरी या उसकी लंबाई या उसकी चौड़ाई का भी हम आंकन कर सकते हैं। और नक्शा एक ऐसा दिखाई दे जाने वाला साधन है जो भूगोलवेत्ता ही नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति अपने सीखने के लिए उपयोग करता है। और
नक्शे के माध्यम से हमें एकदम सटीक सूचनाएं, जानकारियां किसी निश्चित स्थान के बारे में मिलती हैं, जिसको हम एक कागज पे दर्शाते हैं। जैसा कि एक जीव वैज्ञानिक के लिए माइक्रोस्कोप या एक एस्ट्रोनॉमर के लिए टेलीस्कोप जरूरी है, ठीक वैसे ही एक भूगोलवेत्ता के लिए एक नक्शा और उसके बारे में जानकारी बहुत ही जरूरी है। नक्शे में हम सामान्यतः देखते हैं, क्योंकि भूगोल का अध्ययन और किसी भी नक्शे का अध्ययन करने के लिए उसमें एक एरो उत्तर की तरफ एक तीर का निशान बना होता है और जिसमें एन लिखा होता है। एन का मतलब है नॉर्थ। तो ये नक्शे में दिशा को सूचित करता है। ये पूरा कंपास के माध्यम से आप देख रहे हैं विभिन्न, क्योंकि नक्शे का अध्ययन करने के साथ साथ हमें दिशाओं के अध्ययन के भी करना बहुत जरूरी है और दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम उस नक्शे में अवस्थित चीजों को, उनकी स्थिति को दिशाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या उनकी स्थिति को दिशाओं की सहायता से हम व्यक्त कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। नक्शे को बनाने के लिए प्रोजेक्शंस या प्रक्षेप की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रक्षेपण किसी एक सादे कागज पे पृथ्वी के स्वरूप को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है और विभिन्न तरह के प्रक्षेप उपलब्ध हैं जिन पे नक्शे बनाए जाते हैं। ये सामने जो पूरे विश्व का मानचित्र बना हुआ है, ये मर्केटर प्रक्षेप इसको बनाया गया है और ये मर्केटर प्रक्षेप नाविकों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें आप देख रहे होंगे जो एटीट्यूड्स पैरेलल्स हैं, जो एकदम एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो ये क्योंकि, और इसमें एक और दूसरी विशेषता कि जो नाविक हैं उनको दिशाओं के ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि एक सीध में चलने के परिप्रेक्ष्य में इस प्रक्षेप पर निर्मित नक्शे से पूरी जानकारी मिल जाती है, दिशाओं का पूरा ज्ञान हो जाता है। इसी तरह मोलवीड का प्रोजेक्शन है। इस प्रोजेक्शन में अगर हम देखें तो इसमें भी जो बीच का भाग है या जो महाद्वीपीय मध्य भाग है, ये पूरे प्रदर्शित हो रहे हैं और साथ साथ जो ध्रुवीय भाग है इनको भी दिखाया जा रहा है। और ये पृथ्वी के अंकन को प्रदर्शित करने का एक सबसे उपयोगी प्रक्षेप है, क्योंकि इसका जो बनावट है ये पृथ्वी के बनावट के परिप्रेक्ष्य में ही सटीक बैठती है। इसलिए एक बहुत उपयोगी प्रक्षेप मोलवीड प्रक्षेप है। और तीसरा गुड्स प्रोजेक्शन, गुड का जो प्रोजेक्शन है ये प्रत्येक महाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में धरातलीय खंडों को प्रदर्शित करने के परिप्रेक्ष्य में ये भी एक उपयोगी साधन है, क्योंकि जितने भी हम प्रक्षेप यूज करते हैं या नक्शे बनाने के लिए, नक्शों को प्रदर्शित करने के लिए जो भी प्रक्षेप यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, उसमें हम देखें अधिकांश मानचित्र हम देखते हैं उन मानचित्रों में जो ध्रुव की तरफ स्थित क्षेत्र हैं और विशेषकर जैसे ग्रीनलैंड, ये अपने आकार से बहुत ज्यादा बड़ा प्रदर्शित होता है, उसमें दिखाया जाता है। इसी तरह जो भारतीय क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र, ये अपने आकार से बहुत कम प्रदर्शित किया जाता है। तो ये प्रक्षेप का असर है, क्योंकि प्रक्षेप
जिस प्रक्षेप पे मानचित्र बना हुआ है उस प्रक्षेप के गुण कैसे हैं। अगर ये समान क्षेत्रों को समान नहीं दिखा सकता है तो निश्चित तौर पे जो ध्रुवों वाले क्षेत्रों को ये बड़ा करके दिखाता है। और इसके साथ साथ इसमें उन भूगोलवेत्ताओं का भी योगदान है जो उन ध्रुवीय क्षेत्रों के पास वाले देशों से संबंधित हैं। उन्होंने अपने देशों को, अपने राष्ट्र को बड़ा दिखाने के लिए उन प्रक्षेपों का उपयोग किया, जिससे कि ये लगे कि उनका जो राष्ट्र है वो क्षेत्रफल के पक्ष में मध्य क्षेत्रीय राष्ट्रों से ज्यादा बड़ा है। ये भी उनकी एक दृष्टि रही है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड या अलास्का जैसे देश या क्षेत्र बहुत बड़े रूप में, ग्रीनलैंड आदि बहुत बड़े रूप में उस नक्शे पे दिखाई देते हैं। हम बात करें नक्शे की उपयोगिता क्या है, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स। और हमारे अध्ययन में जो भी नक्शे हम देखते हैं, प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी है आज के युग में कि उनको नक्शे के बारे में जानकारी हो, नक्शे को कैसा देखा जाए, कैसे इसमें जानकारी इससे प्राप्त की जाए, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये केवल भूगोलवेत्ता के लिए या भूगोल के अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि सभी जागरूक नागरिकों के लिए जरूरी है कि वो नक्शे का उपयोग एक साधन के रूप में करें जो दिखाता भी है चीजों को और उन चीजों के बारे में विश्लेषण भी करता है, और जितने भी भौगोलिक तथ्य होते हैं उन भौगोलिक तथ्यों की जानकारी प्रदान करता है। किसी भी नक्शे को उपयोग करने से पहले हमें कुछ बातों के बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनमें सबसे पहली बात कि हमारा जो भी नक्शा हम देख रहे हैं या जो भी मैप हम देख रहे हैं वो उस क्षेत्र विशेष का, पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र विशेष का वो सही प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरी बात यह है कि जो प्रतिनिधित्व उस नक्शे के द्वारा किया जाता है उस प्रतिनिधित्व के परिप्रेक्ष्य में यह भी निर्भर करता है कि वो नक्शा किस प्रक्षेप पर निर्मित किया गया है, किस प्रक्षेप के ऊपर बनाया गया है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उस नक्शे में जो भी सिंबल या चिन्ह या अन्य प्रविधियां यूज की गई हैं, प्रयोग की गई हैं, उनके बारे में भी उनका अर्थ हमको जानना बहुत जरूरी है। और जितने भी नक्शे या जो भी नक्शा हम देखते हैं उस नक्शे में तीन चीजें विशेष तौर पे रहती हैं। पहले उस नक्शे का शीर्षक क्या है, यानी किसी महाद्वीप का है या किसी देश का है या किसी प्रदेश का है या किसी जिले का है, उसका टाइटल। दूसरा, उस नक्शे में उपयोग किए गए चिन्ह, सिंबल और रंग, कलर। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, स्केल, कि वो नक्शा किस स्केल पर बना हुआ है, किस पैमाने पर बना हुआ है। यदि हम नक्शे को देखें तो अनेक तरह के नक्शे हैं। जो सबसे पहला प्रकार है वो है टोपोग्राफिकल मैप्स या स्थलाकृति मानचित्र, जो किसी छोटे क्षेत्र के भौगोलिक अवयवों को प्रदर्शित करता है। और ये 15 डिग्री, या हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहें कि 1 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, इसका चौथाई हिस्से को इसके द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि हम इसके द्वारा किसी छोटे क्षेत्र के बारे में सारी जानकारियां
प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो मैप है जिसे हम बोलते हैं कैडस्ट्रल मैप, या किसी संपत्ति को प्रदर्शित करने के लिए हम जो नक्शा बनाते हैं, कोई मकान है या कोई छोटा सा क्षेत्र है या कोई छोटा सा उद्यान है या कोई छोटी सी बिल्डिंग है, उसका जो नक्शा बनाते हैं वो कैडस्ट्रल मैप कहलाता है। तीसरा एटलस मैप या जनरल मैप जिसको हम कहते हैं। एटलस जो विभिन्न प्रकार के जो नक्शे हैं उनका संग्रहण होता है। चौथा वॉल मैप, जिस मैप को या नक्शे को हम दीवार पे टांगते हैं, वो चाहे किसी क्षेत्र विशेष का हो सकता है, किसी देश का हो सकता है, किसी प्रदेश का हो सकता है। जो पांचवा प्रकार है पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र, यानी पूरे विश्व के विभिन्न देशों को यदि हम प्रदर्शित करते हैं तो विश्व का राजनीतिक मानचित्र, या भारत के मानचित्र में जब हम भारत के जितने भी राज्य हैं 28 और राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, इनको अलग अलग रंगों में जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। और जो अगला जो प्रकार है फिजिकल मैप्स, या जिसे हम बोलते हैं भौतिक मानचित्र, भारत, विश्व या किसी क्षेत्र विशेष में अवस्थित जो भौतिक चीजें हैं या भौतिक रूप से उपलब्ध चीजें हैं, जैसे पर्वत, पठार, नदियां, या मैदानी क्षेत्र, या ऊंचाई के हिसाब से जो हम मैप बनाते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल मैप। और जो सातवां प्रकार है उसको बोलते हैं वितरण मानचित्र या डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। इसमें हम चीजों का वितरण दिखाते हैं, जैसे फसलों का वितरण या जनसंख्या का वितरण। और इस वितरण को हम दो माध्यम से दिखाते हैं, एक डॉट मेथड, बिंदु विधि। इस बिंदु विधि में जैसे जनसंख्या को प्रदर्शित करना है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाली सारी जनसंख्या की गणना करने के बाद हम ये निश्चित करते हैं कि उस क्षेत्र विशेष में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, और उस जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में ये देखते हैं कि हम एक बिंदु के द्वारा कितनी जनसंख्या दिखाई जा सकती है, ये गणना करते हैं। यदि एक बिंदु से 500 जनसंख्या या आदमी की संख्या दिखाई जा रही है तो एक बिंदु बराबर 500, या एक बिंदु से 250, या एक बिंदु से 1000, तो उतने ही बिंदु हम उस मानचित्र में अंकित कर देते हैं। इसको बोलते हैं बिंदु विधि या डॉट मेथड, जो जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करता है। और दूसरा शेडिंग मेथड, हम पूरे मानचित्र में यदि विभिन्न तरह की फसलें क्षेत्र विशेष में बोई जाती है तो उसमें उन फसलों को, अलग अलग तरह की फसलों को अलग अलग शेड दे देते, अलग अलग रंग दे देते हैं। जैसे चावल उत्पादन क्षेत्र, कपास उत्पादन क्षेत्र, गेहूं उत्पादन क्षेत्र, चाय उत्पादन क्षेत्र, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र, इस तरह हम पूरी फसलों को उसमें प्रदर्शित कर देते हैं विभिन्न तरह के शेडिंग के माध्यम से, विभिन्न तरह की छाया के माध्यम से। इसके अतिरिक्त कुछ और साधन हैं जिनके माध्यम से हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे पाई ग्राफ, और इसके अलावा बार ग्राफ, बार के माध्यम से। आगे इसमें मानचित्र के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। ये जैसे कि मैंने अभी चर्चा की, ये फिजिकल मैप भौतिक परिप्रेक्ष्य में चीजों को दिखाया जा रहा है। ऊंचाई वाला क्षेत्र, फिर कम मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, ये सब इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये एक भौतिक मानचित्र है। इसी तरह अभी हमने चर्चा की थी राजनीतिक मानचित्र, भारत के विभिन्न राज्यों को इसमें अलग अलग रंगों से प्रदर्शित किया गया है, और राज्यों के साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी अवस्थिति को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो ये पूरा जो पॉलिटिकल आधार पे जो विभिन्न राज्य बने हैं उनको प्रदर्शित करने का एक माध्यम है, इसको हम पॉलिटिकल मैप के रूप में जानते हैं। इसी तरह ये फिर फिजिकल मैप भारत के भौतिक दृश्य को दिखा रहा है,
और जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, ये वितरण, इसको किसी एक थीम पे आधारित, जिसे हम कहते हैं थीमेटिक मैप, एक थीम है और थीम है सॉइल। सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में हम पूरा वितरण दिखा रहे हैं। किस क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी है, किस क्षेत्र में एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है, किसमें दोमट है, किसमें काली मिट्टी है। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियों को इस मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। इसी तरह जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्लाइमेट मैप्स यूज करते हैं, और इन क्लाइमेट मैप्स में आइसोथर्म, समान तापमान को प्रदर्शित करने वाली जो रेखाएं हैं, इनको दिखाया जाता है। आइसोबार्स, समदाब, समान दाब को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं। आइसोहाइट्स, समान गहराई या समान वर्षा की गहराई वाली लाइनें, आइसोहाइट्स को प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह अन्य रूपों में हम लाइन ग्राफ का भी यूज करते हैं, बार ग्राफ का भी यूज करते हैं, और कंटूर यानी समान समुद्र तल से समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखाएं, जिनको समुच्च रेखाएं कहते हैं, इसका भी हम क्लाइमेट मैप के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं। ये जैसे कि मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, ये पाई किसी क्षेत्र विशेष में पूरे विश्व में किसी फसल का उत्पादन, जैसे चाय का उत्पादन दिखाया जा रहा है, ये कहाँ किस क्षेत्र में कितना उत्पादन है इस व्हील डायग्राम से। इसी तरह कॉफी का उत्पादन किस क्षेत्र में कितना है, इस डायग्राम के मार्फत प्रदर्शित किया जा रहा है। ये पाई डायग्राम जैसे मैंने चर्चा की थी आपसे, तो पूरे क्या कहते हैं, पाई सर्किल में हम विभिन्न देशों में क्या क्या उत्पादन है उसको, व्हीट का उत्पादन जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो व्हीट के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन कंट्रीज को भी किसका कितना परसेंटेज है, इसको इसके माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ये इसी चीज को, व्हीट और राइस का उत्पादन को उनके प्रतिशत के हिसाब से ये इस डायग्राम के मार्फत इसको हम दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह हम लाइन जो लीनियर डायग्राम इसे हम कहते हैं, तो ये पूरा जो है थाउजेंड्स टन में ये उत्पादन को हम इस तरह से दिखाते हैं कि कहाँ किस देश में कितना उत्पादन है, इंडिया में कितना है, चाइना में कितना है, जापान में कितना है। इस तरह से हम इस लीनियर डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, क्लाइमेट मैप, ये जलवायु मानचित्र, इसमें ये आइसोथर्म्स, समान ताप वाली रेखाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है, ये आप देखिए। इसी तरह हम मानचित्र में समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखाओं को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह मानचित्र में समान वर्षा वाली रेखाओं को भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि क्लाइमेटिक मैप या जलवायु मानचित्र को निर्मित करने के लिए हम क्षेत्र विशेष के 30 से 35 साल तक के आंकड़ों को लेते हैं, उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, और फिर एक औसत उसका निकालते हैं, और उस औसत के आधार पे हम फिर ये इस तरह के नक्शे निर्मित करते हैं, और उसमें उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो अवयव हैं, उन अवयवों को फिर प्रदर्शित करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे स्केल, क्योंकि हर मैप में एक स्केल होता है, एक पैमाना होता दिया हुआ, और पैमाना जिसे हम कहते हैं, जैसे मानव शरीर के लिए मानव का दिल, उसके बारे में जानकारी देता है, ठीक वैसे ही जो नक्शा है उस नक्शे के बारे में जानकारी देने के लिए स्केल, पैमाना एक बहुत ही उपयोगी अवयव है, जो उस पूरे नक्शे की जान है या उस पूरे नक्शे के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। कितने लंबाई में कौन सा क्षेत्र है, कितना चौड़ाई में कौन सा क्षेत्र है, उसकी हम गणना स्केल के माध्यम से कर सकते हैं। स्केल के प्रकारों को हमें देखें तो जो पहला प्रकार है वर्बल स्टेटमेंट के मार्फत हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, जो भी हम पैमाना रखें, तो उसको जब हम शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्बल स्केल या कथनात्मक पैमाना। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी प्रदर्शक भिन्न, प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शक भिन्न बराबर किसी मानचित्र में किन्हीं दो स्थान के बीच की दूरी बटे उस वास्तविक धरातल के उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आर है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यदि 1/100 है, तो 1/100 का मतलब ये हुआ
कि नक्शे में जो एक इकाई दूरी है या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की 1 सेंटीमीटर दूरी और धरातल के उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। यानी एक इकाई दूरी 1 सेंटीमीटर की दूरी यदि 1/100 प्रतिशत भिन्न है तो इसका अर्थ ये हुआ कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी वास्तविक धरातल के 100 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर है या 1 मीटर के बराबर है। तो ये 1/100 प्रतिशत भिन्न के मार्फत हम उसको प्रदर्शित करते हैं। और जो तीसरा जो तरीका है उसको हम बोलते हैं लीनियर स्केल। हम एक लाइन में ही पूरा प्रदर्शित कर देते हैं और दूरी के हिसाब से जितनी दूरी उसमें दिखाई गई है उन दूरी के हिसाब से वो पैमाना नक्शे में उन चीजों को प्रदर्शित करता है। ये जैसे कि प्रदर्शक भिन्न के मार्फत हमने ये एक उदाहरण है। ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का जो मीनिंग है वो यही है, डिस्टेंस ऑन द मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यानी अगर यहाँ पे डिस्टेंस ऑन द मैप 1 है और डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड 63,360 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इंच बराबर जो 1 इंच दूरी जो नक्शे में दिखाई जा रही है वो धरातल के 63,360 इंच के बराबर है, या हम ये कहें कि धरातल वास्तविक धरातल के 1 मील के बराबर है। तो वास्तविक धरातल का 1 मील कागज पे हम 1 इंच की दूरी से प्रदर्शित करते हैं। यानी बहुत बड़े क्षेत्र को हम नक्शे में प्रदर्शित करने का एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है, या स्केल के माध्यम से उस चीज को या उस आकृति को हम एक कागज पे प्रदर्शित करते हैं और वो हमारे लिए एक नक्शा बन जाता है जो हमें यथार्थ और सही जानकारियां प्रदान करने में सहायक होता है। ये लीनियर स्केल की हम अभी चर्चा कर रहे थे, तो ये लीनियर स्केल 1:1,00,000 या 1/1,00,000। तो ये हम इस तरह से एक निश्चित दूरी पे लाइन खींच देते हैं और एक निश्चित लंबाई लाइन खींच देते हैं और फिर उस पर इसको प्रदर्शित करते हैं जैसे कि इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये भी एक तरीका है कि हम कैसे स्केल के माध्यम से चीजों को जाने। जैसे कि मैंने बताया कि जो टोपोग्राफिकल शीट्स बनती है उन टोपोग्राफिकल शीट्स में यदि हम देखें तो ये ग्रिड है, पूरा ग्रिड, और ये ग्रिड 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर का इसमें अंतराल है। ये आप देख रहे हैं 10, 11, 12, 10 से 11, 12, 13 और 14 यानी 4 डिग्री। ये यदि आप देखें तो ये अक्षांश रेखाएं, और देशांतर अगर आप देखें तो 60, ये 61, 62, 63 और ये 64। यानी ये एक खाना 1 डिग्री का है। अंतर जो विस्तार है 1 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री देशांतर। यदि जो ये पूरा ग्रिड है, इस ग्रिड को क्योंकि पूरे देश को या भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को कुल मिलाकर के 108 डिग्री में एक ग्रिड बनाया गया है, उस ग्रिड का कोई भाग ले लेते हैं। सपोज हम इसको 53वां भाग अगर इसका ले लेते हैं तो इस 53वें भाग को ये पूरा 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर के अंतराल वाला ये एक ग्रिड है। इसको 53 नंबर ग्रिड हमने दे दिया। तो इस 53 नंबर ग्रिड को फिर हम यदि 1 डिग्री में मानते हैं तो ये 1, 2, 3 ये 12 इसमें भाग है, तो ये 53 के 12 हिस्से हो गए। तो इन 12 हिस्सों को हम A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O और P यानी 16 हिस्से में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक हिस्सा कहलाएगा 53A। और इस एक हिस्से को पुनः यदि हम 15 डिग्री में बांटते हैं, 15 डिग्री देशांतर और 15 मिनट देशांतर और 15 मिनट अक्षांश में इसको हम बांटते हैं, तो इस एक के फिर कितने 4, 8, 12 और ये 16 भाग के हो जाएंगे। तो इसको हम यहां फिर हम इसको
नंबर दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा 53A, अगर A है पहला हिस्सा है तो 53 A/1 या B/1 या 2/53। A तो है ही है, तो A का पहला, A का दूसरा, A का तीसरा, A का चौथा, A का पांचवा, A का छठवां से लेकर के A का 16वें हिस्से तक। यानी जो टोपोसीट है वो 15 डिग्री 15 मिनट, 1 डिग्री का चौथा भाग, यानी 15 मिनट देशांतर और अक्षांश के अंतराल की हम टोपोसीट बनाते हैं। यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि 100 सामान्यतः 1 डिग्री में 111 किलोमीटर की दूरी औसत मानी जाती है। तो 111 का चौथा हिस्सा यानी लगभग 27.5 किलोमीटर लंबे क्षेत्र की हम एक टोपोसीट बना सकते हैं। और उस टोपोसीट में जो स्केल होगा उस स्केल के हिसाब से हम इसमें जो भी अवयव प्रदर्शित किए गए हैं, भौतिक स्वरूप प्रदर्शित किए गए हैं, चाहे नदी हो, चाहे सड़कें हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे राष्ट्रीय पार्क हो, चाहे तालाब हो, उनकी लंबाई और चौड़ाई को हम पैमाने के मार्फत, पैमाने के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं इस टोपोग्राफिकल सीट में या इस स्थलाकृति मानचित्र में। क्योंकि स्थलाकृति मानचित्र एक ऐसा अवयव है जो बहुत ही महीन जानकारियां प्रदर्शित करता है। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये मानचित्र बनाए जाते हैं। यदि हम 1/50,000 के पैमाने पर कोई स्थलाकृति मानचित्र बना हुआ है तो निश्चित तौर पे 1 सेंटीमीटर का भाग आधा किलोमीटर को इसमें प्रदर्शित करेगा। यानी 1 सेंटीमीटर जो कागज में प्रदर्शित किया जा रही है जो दूरी, वो वास्तविक धरातल के आधा सेंटीमीटर का प्रतिनिधित्व करती है, यदि 1/50 है। यदि और स्केल क्या कहते हैं और बड़ा है तो 1/50,000 की जगह 25,000 है, तो उसी हिसाब से फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5, 1 सेंटीमीटर बराबर 250 मीटर। यानी जो नक्शे में 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो वास्तविक धरातल के 250 मीटर की दूरी को प्रदर्शित कर रही होगी, यदि वो 1/25,000 है। तो इसी तरह यदि अगर छोटा स्केल की हम बात करें तो छोटा स्केल 1/प्रतिशत भिन्न में 1/2 लाख, 1/3 लाख या 1,50,000, 1/2,50,000, ये छोटा स्केल हो गया। और बड़ा स्केल अगर हम देखते हैं तो 1/50,000, 1/25,000, 1/10,000, तो ये छोटे स्केल के मार्फत हम चीजों को प्रदर्शित करते हैं। यानी जो मानचित्र हम पढ़ते हैं उन मानचित्र की उपयोगिता केवल इतनी ही नहीं है कि उसमें दिखाए गए राष्ट्र या दिखाए गए नगर से भी हम परिचित हों, बल्कि हम किसी नगर विशेष की दूरी, यदि सड़क मार्ग से कोई नगर जुड़ा हुआ है, इसी मानचित्र में देखें ये भारत का रेलवे नेटवर्क है, तो रेलवे लाइन में यदि हमको देहरादून से और दिल्ली के बीच की रेलवे लाइन इसमें दिखाई दे रही है और हमें ये जानना है कि देहरादून से दिल्ली की रेलवे जो ट्रैक है या रेलवे से दूरी कितनी है, तो उसको हम जरूरी नहीं कि रेलवे डिपार्टमेंट के पास जाएं, वहां से जानकारी लें या रेलवे का टिकट देखें। इसके लिए हमारे पास सबसे सही माध्यम ये है कि हम देहरादून से दिल्ली के बीच जो रेलवे लाइन इसमें है दिखाई दे रही है उसकी तागे से लंबाई नाप लें और उस लंबाई को स्केल के हिसाब से, जो स्केल दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर या 1 लाख दिया गया है या 1/2 लाख दिया गया है, उसके आधार पे हम गणना करें तो हमको निश्चित तौर पे घर में बैठे बैठे और उस नक्शे को देखते ही हमको दिल्ली से देहरादून की दूरी ज्ञात हो जाएगी। इसी तरह यदि हमारे पास कोई स्थलाकृति मानचित्र है तो उस स्थलाकृति मानचित्र के माध्यम से हम किसी नदी को, जो उसमें दिखाई गई है नदी, उस नदी की पूरी लंबाई को तागे से नाप लें या अगर सीधा है तो उसको स्केल से नाप लें और उसको फिर जो दिया गया स्केल है उस स्केल से गणना करें
तो हमको उस क्षेत्र विशेष में बहने वाली नदी की पूरी लंबाई भी ज्ञात हो जाएगी, या हमें उस नदी की पाट यानी चौड़ाई को भी देखना है, और ये देखना है कि उस नदी पर यदि कोई पुल नहीं है तो उस नदी को कितने लंबी रस्सी की जरूरत होगी या कितने लंबे साधन की जरूरत होगी कि जिसको रख करके हम उस नदी को पार कर लें। तो उस क्षेत्र विशेष में उस नदी के दोनों पार्श्वों के बीच की जो चौड़ाई है उसको भी हम एक नक्शे के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार भूगोल में मानचित्रों का, मॉडल्स का बहुत ज्यादा उपयोग है, और इनके बारे में केवल भूगोलवेत्ताओं को ही नहीं बल्कि आम व्यक्तियों को भी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप विशेष तौर पे आपके पास जो एटलस हैं या आपके पास जो नक्शे हैं, उन नक्शों के परिप्रेक्ष्य में आप अधिक से अधिक समझने की और जानने का प्रयास करेंगे। पुनः धन्यवाद।